जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकवादी हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, भारत को मिली है ये बहुत बड़ी जानकारी। बताएंगे इसके पीछे कनाडा का कौन सा है बड़ा चाल। साथ ही साथ दोस्तों, कनाडा के बाद अब फिर अमेरिका में भी खालिस्तानियों के हौसले बढ़ गए हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भारी प्रदर्शन, आपत्तिजनक व्यवहार किया। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर जिस फाइव आइज का कनाडा कर रहा है भारत को डराने की कोशिश, आखिर उसी फाइव आइज ग्रुप में अमेरिका क्यों करना चाहता है भारत को शामिल। सबसे बड़ी जानकारी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने दे दी है भारत को बहुत बड़ी धमकी, कह दिया है कि पाकिस्तान के पास हर तरह का है परमाणु बम, भारत के किसी कोने में नहीं बचेगा। S-400 मिसाइल, बताएंगे आखिर S-400 मिसाइल के पीछे क्यों पड़ गया है पाकिस्तान। तो वहीं भारत में वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों से मिला है। लाहौर मस्जिद में 1.5 लाख लोगों के सामने भाषण भी दिया है इसने। जी हां, बताएंगे एक से एक बड़ी खबर विस्तार से। बस हमेशा की तरह आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों के आंख बचने वाले नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी हुआ है शामिल। भारत ने दिया ये कहते हुए करारा जवाब, शौर्य चक्र विजेता की हत्या का आरोपी है वो संदीप सिंह, जो कनाडाई बॉर्डर पुलिस में हुआ है शामिल। ISI का एजेंट भी रह चुका है। ये बता दे क्या है कनाडा की बड़ी प्लानिंग। दोस्तों, भारत सरकार ने कनाडा को उसकी बॉर्डर पुलिस में शामिल एक खालिस्तानी आतंकी के होने को लेकर आगाह किया है। कनाडा की बॉर्डर पुलिस के अधिकारी के रूप में काम कर रहे इस आतंकी का नाम संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी है। सनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के मुताबिक सनी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी एजेंट था। सनी को 2020 में संधू की हत्या के मामले में NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। संधू की हत्या उनके घर पंजाब के तरन तारण जिले के भीखी विंड में कर दी गई थी। बलविंदर सिंह संधू को खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ उनके प्रयासों के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया था। अब ऐसे में इस हत्यारे को कनाडा ने अपने बॉर्डर पुलिस के ग्रुप में क्यों शामिल किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कनाडाई ट्रूडो पर, जिस पर समय रहते अपने भारत ने तगड़ा और करारा जवाब दे दिया है और ये क्वेश्चन उठा दिया है कि तुम्हारे ग्रुप में पुलिस बल में खालिस्तानी आतंकी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा हत्यारा है और साजिश रचयिता है। अब देखना ये होगा दोस्तों, वाकई में इतनी जानकारी देने के बावजूद भी ट्रूडो इस पर एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते। अगर वो वाकई में नहीं लेते हैं तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाएगा कि ट्रूडो ने जानबूझकर इन खालिस्तानियों को सेनाओं के ग्रुप में, पुलिस बल के ग्रुप में डाला हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय देना इस मुद्दे पर बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने देश भारत को सहयोग के साथ आगे बढ़ाइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ी खबर बता दें, खालिस्तानी आतंकवादियों से ही जुड़ी खबर आ रही है। आतंकी पन्नू मामले को लेकर अमेरिका में भी खालिस्तानियों के हौसले बढ़ गए हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है। अभी हाल ही में कनाडा से ये बड़ी खबर आई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले जलाए गए थे। भारत के झंडे पर खड़े होकर के पैर से रौंदने की वीडियो वायरल हुई थी। अब ऐसी ही खबर एक न्यूयॉर्क से भी निकलकर सामने आ रही है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की शय पर भारत के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच अब अमेरिका में भी खालिस्तानियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क निवासी सिख अलगाववादी व खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में भारत सरकार को दोषी मानने वाले प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को मैनहट्टन न्यायालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान मोदी जी का एक पुतला भी ले रखा था। सिख प्रदर्शनकारी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई के बाद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इन लोगों ने इस दौरान आपत्तिजनक व्यवहार किया जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले पर आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की है। दोस्तों, ऐसी हरकत की हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हम बार बार यही उठा रहे हैं कि कनाडा और अमेरिका की सरकार उतनी ही दोषी है दोस्तों जितने ये खालिस्तानी हैं, क्योंकि इन हरकतों के बावजूद भी ना तो कनाडा की सरकार इन पर कोई एक्शन लेती है, ना इन्हें गिरफ्तार करती है, ना तो अमेरिका की सरकार अब तक इन पर कोई एक्शन ले पाई है और खुलेआम ये हरकत ऐसी कर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार मूक दर्शक बनकर देखती जा रही है। अगर यही हरकत भारत में हुआ होता दोस्तों, अमेरिका को लेकर या फिर कनाडा को लेकर, तो इन लोगों का जो रवैया होता दोस्तों आप भी समझ सकते हैं। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के पास हर तरह का परमाणु बम है, भारत के किसी भी कोने में नहीं बच पाएगा S-400 मिसाइल। जी हाँ, ये बयान, ये धमकी है दोस्तों पाकिस्तान अधिकारी का, जिसने भारत को S-400 उड़ा देने की धमकी दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश है। भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े आले अधिकारी लगातार एटमी बम की धमकी देने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को
परमाणु गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं जिससे भारत किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय पाकिस्तान के परमाणु बमों की देखरेख करने वाले संस्था नेशन कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। कुछ दिन पहले ही किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने हाल ही में हुए इस्लामाबाद अप्रसार सम्मेलन 2024 में भारत को यह गीदड़ भभकी दी। इस सम्मेलन में पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर दिए अपने भाषण में कहा है कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया था। दोस्तों, ये भारत को धमकियां दे रहा है कि भारत के हर कोने में हमला करने के लिए क्षमता रखता है पाकिस्तान। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी इसको एक गीदड़ भभकी ही मानते हैं और मानते हैं कि जिसके पास वाकई में बल होता है वो झुका हुआ होता है, जिसके पास वजन होता है वो झुका हुआ होता है। जैसे आप पेड़ का ही एग्जांपल ले ले, अगर उस पर फल लद जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है। यानी ज्ञान का भंडार है अपना भारत, इसीलिए भारत आगे से विनम्र रहता है। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप खोखला मानते हैं, और खोखला आदमी ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, अहंकार में जीने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान कर रहा है, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, कौन किसको मार सकता है, ये हर कोई जानता है, पूरा देश दुनिया जानती है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। और आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारत के बिहाफ पर इस पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का, देना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे और सामने लाइक का बटन है। अगर आप भी अपने भारत देश को पावरफुल मानते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत में वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों से मिला है। जी हां, लाहौर मस्जिद में 1.5 लाख लोगों के सामने भाषण भी दिया उसने। दोस्तों, भारत में वांटेड इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा और आतंकियों से कनेक्शन का खुलेआम सबूत सामने आया है। सबूत क्या कहें, पूरा का पूरा वीडियो ही सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जाकिर को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लोगों के साथ गले मिलते देखा गया। यही नहीं, उसने लाहौर की बादशाही मस्जिद में एक कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ के बीच भाषण भी दिया। इस दौरान उसे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस धर और फैसल नदीम के साथ देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार जाकिर 30 सितंबर को 1 महीने की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचा। उसकी ये यात्रा स्टेट गेस्ट के तौर पर है, जो आमतौर पर विदेशी देशों के हाई प्रोफाइल नेताओं को दी जाती है। जाकिर नाइक की आतंकवादियों के साथ बैठकों ने जहां एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की पोल खोल दी है, तो वहीं दुनिया के लिए चिंता भी पैदा कर दी है। भारत ने तो जाकिर नाइक की यात्रा की ही निंदा कर दी है। भारत में 2016 से भगौड़ा जाकिर नाइक, या यूं कहे वांटेड जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण दे रहे, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फैलाने के आरोप हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। इस घटना की जांच में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक ने बताया कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित है। इसके बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच की। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट मामले में सफेद पाउडर हाथ लगा है। दोस्तों, बड़ी साजिश की थी आशंका। बता दें, दिल्ली में रविवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह करीब 7:30 बजे आवाज सुनकर निवासी हिल गए। इसके बाद आसमान में सफेद धुआं उड़ता दिखाई दिया। इस घटना से न केवल दहशत फैल गई, बल्कि एक तीखी गंध भी उठी, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। शुरुआती दहशत के बावजूद ये सौभाग्य की बात थी कि विस्फोट के परिणाम स्वरूप कोई चोट, मौत या महत्वपूर्ण संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट के जस्ट बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम और फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न एजेंसियों को घटनास्थल पर भेजा गया। शुरुआती अनुमान था कि विस्फोट मामूली था, हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती गई है। तत्काल कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन अधिकारी विस्फोट के स्रोत की सक्रियता की तलाश कर रहे हैं। घटना स्थल पर एक दीवार के साथ सफेद पाउडर के अवशेष पाए गए, जिससे घटना का रहस्य और ज्यादा गहरा है। रोहिणी के डीसीपी अमित गोयल ने बताया है कि विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ बता दें, चमोली का जिक्र करके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी अरब के शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली का मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के मुद्दे पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पोस्ट में यह भी दावा किया कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवार का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अब ऐसे में मुसलमानों के बीच मसीहा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और
सम्मान से जीने का हक नहीं है? पीएम नरेंद्र मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, सऊदी या दुबई के तो नहीं है। दोस्तों वैसे इस बात पर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ जारी, पुंछ से 2 आतंकी गिरफ्तार। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जहां चिनार कॉर्प्स के अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस क्षेत्र में एक संयुक्त एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है। संभावित घुसपैठ के बारे में खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एलओसी के सामान्य क्षेत्र उरी में एक संयुक्त एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया और चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चौकस सैनिकों ने प्रभावी फायरिंग के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही बता दें, रशिया ने फिर दिखाई दोस्ती, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की कर डाली मांग। बता दें, रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए। रूसी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे वैश्विक बहुमत और समावेश के लिए जरूरी बताया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों और अफ्रीका के प्रतिनिधियों को लंबे समय से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए था। वैश्विक बहुमत का प्रतिनिधित्व और समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। ये पहली बार नहीं है जब भारत के दोस्त रशिया ने नई दिल्ली की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की नई दिल्ली की मांग का समर्थन किया है। इसके पहले बीते सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक में संबोधन के दौरान लावरोव ने जोर देकर कहा था कि निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए सुरक्षा परिषद में वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व के विस्तार की आवश्यकता है। जी हाँ, लगे हाथों आपको बता दें, भारत से पंगा ले बुरा फंसा मालदीव, डॉलर के लेन देन पर लगाने पड़ गए प्रतिबंध। जी हाँ, भारत से टकराव के बाद बढ़ रही है मालदीव की मुश्किलें। दिल्ली से मदद मिलने के बावजूद गहराया आर्थिक संकट। दरअसल डॉलर संकट से जूझ रहे मालदीव ने एक नया विदेशी मुद्रा विनियमन लागू किया है। इसके तहत विदेशी मुद्रा में लेन देन के प्रकार को सीमित किया गया है और पर्यटन प्रतिष्ठानों और बैंकों पर अनिवार्य विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण लगाया गया है। पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के इंडिया आउट अभियान के जवाब में भारतीय पर्यटकों से इस खूबसूरत रूपीय देश से दूर रहने का आह्वान के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। पिछले महीने मालदीव इस्लामिक बॉन्ड भुगतान में संभावित चूक से बच गया, क्योंकि भारत ने उसे $5 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार के आयात बिल से मेल न खाने के कारण मालदीव के केंद्रीय बैंक मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर को एक नया विनियमन पेश किया, जिसके तहत पर्यटन उद्योग द्वारा उत्पन्न सभी विदेशी मुद्रा आय को स्थानीय बैंकों में जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा जिस 5 आइज से कर रहा डराने की कोशिश, आखिर अमेरिका उसी में भारत को क्यों करना चाहता है शामिल? क्या है सबसे बड़ा कारण? दोस्तों सुनने में ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि 5 आइज इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, जिसके जरिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को डराना चाहते हैं या प्रेशर में लाना चाहते हैं, आखिर अमेरिका की कोशिश उसी 5 आइज में भारत को शामिल करने की है। जी हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको सुनने में अवश्य लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। 5 आइज जिस पर कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में भारत की संलिप्तता के अपने आरोपों को साबित करने और अपनी धरती पर मौजूद ऐसे अन्य आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सबसे अधिक निर्भर है, वो भारत के लिए जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के साथ इसका हिस्सा बनने के लिए संभावित रूप से खुला है। दोस्तों क्या आप 5 आइज के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति बने सुबियांतो कुरान पर हाथ रख कर ली शपथ। मिलिट्री जनरल से देश के शीर्ष पद का सफर। बता दें, प्रबोवो सुबियांतो ने विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश बोले तो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में रविवार को शपथ ली। पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो, जो कि 73 साल के हैं, उन्होंने देश के सांसदों और अन्य देशों से आमंत्रित किए गए गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष मुस्लिमों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसके बाद सड़कों पर मौजूद हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में 40 से अधिक देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सम्मिलित हैं। साथ ही साथ बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने मलावी में कई MOUs पर किए हैं साइन। कला, संस्कृति और खेल, फार्मास्यूटिकल सहयोग पर भी हुआ समझौता। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मलावी में अपने समकक्ष लाजर चकवेरा से मुलाकात की और कई समझौतों ज्ञापनों पर यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा के साथ कला और संस्कृति, युवा मामले, खेल और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने मलावी में एक अस्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट केंद्र की स्थापना में भारत सरकार के समर्थन की भी घोषणा की। राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 देशों अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी के यात्रा पर रही। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस, कामठी से बावन फूले को मिल गया है टिकट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट हुई जारी। बता दें,
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सीट जारी कर दी है। इसमें 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया गया है। तो वहीं कणकवली सीट से नीतीश नारायण राणे को और घाटकोपर वेस्ट से राम कदम को कैंडिडेट बनाया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज यानी कि 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें बीजेपी, शिवसेना बोले तो शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले दिनों हुई लंबी बैठकों के बाद आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, उस लिस्ट को आप देख पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का जो ये फैसला किया है वाकई में सही डिसीजन है या गलत? अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। और कौन सी पार्टी इस बार विजयी होगी महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और बड़ी खबर में। तब तक के लिए इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के